transition. Elements. Okay, now first of all, अगर मैं periodic table को एक roughly categorize करूं तो you have ये regions, मैं ऐसे एक rough categorize कर रहा हूं periodic table को. अच्छा देखो, periodic table में you've got these two groups, group 1 and group 2. Group 1, group 2. उसके बाद वहां से onwards group 3 से लेके you've got group 12 and group 13 से लेके तुम्हारे पास group 18. So this region is S block, this is D block, and this is P block. ठीक है. S block elements कौन से होंगे? इनको हम कहते हैं S block elements because outer या valence electron are in S orbital. D block because valence electron, हमें क्योंकि D block elements पढ़ने हैं, so हम लोग जो है ना वो D block करें, तो हम ये कहते हैं D block. D block क्यों कहलाते हैं? Because valence electron या electrons are in D orbital. ठीक है, hence called D block elements, and so do S, so do P. अच्छा, अब हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है ना, वो ये फर्स्ट रो है इनकी जो हमें पढ़नी है. सो इसकी बेसिकली ये ना, ये मैं आपको बताऊं, ये पीरियड नंबर 4 है. पीरियड 4 में पोटेशियम, कैल्शियम, फिर उसके बाद स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैंगनीज, मैंगनीज के बाद आयरन, आयरन के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद निकल, फिर कॉपर एंड जिंक. ठीक है, ये हम स्टडी करेंगे. हमारे सिलेबस में ये रो है, और इनके एटॉमिक नंबर्स जो है ना, इनके एटॉमिक नंबर्स वो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. अच्छा, ये मैंने पहले आपको इसलिए बता दिया क्योंकि इनका इस्तेमाल अभी एटॉमिक नंबर्स का एक्सटेंसिवली बार बार होगा. ठीक है. So what I'm doing is I'm writing some electronic configurations. अच्छा, बट चलो बिफोर आई डू दैट मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं. देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो मैंने तो बता दिया कि ऑल दोज एलिमेंट्स जिनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डी ऑर्बिटल में होते हैं. ठीक है, इसकी एग्जांपल स्कैंडियम ले लेते हैं. स्कैंडियम के अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाऊं, जो तुम लोगों को याद है ओ लेवल से, स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6. ओ लेवल से कह रहा हूँ, AS से 2p6, 3s2, 3p6. देखो यहां तक इसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3p6 तक 18. ठीक है, अब आपको मालूम है कि 3p के बाद जो 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो आते हैं 4s, 4s2, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाते हैं 3d में, 3d1, 4s2, 3d1. ओके, तो स्कैंडियम का जो आखिरी जो मैंने देखो इलेक्ट्रॉन जो पुट किया है वो 3d के अंदर पुट किया है.
इसलिए इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब आइए, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो, नॉट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन। ये बात इंपॉर्टेंट है। लोग समझते हैं कि ये पूरा जो रीजन है ना, स्कैंडियम से लेके जिंक और उसके नीचे सारे के सारे ट्रांजिशन है। तो पहली बात ये कि नॉट ऑल, यहाँ पे लिख दूं, नॉट ऑल, इसको हटा देता, नॉट ऑल transition elements or not all D block elements, D block elements are transition. ठीक है, एक बात याद रखिएगा, सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन नहीं है। तो ट्रांजिशन फिर कौन से हैं? चलिए, अब इसकी एक बड़ी टिपिकल डेफिनेशन है और वो आपको याद करनी है। ठीक है, 2 मार्क की डेफिनेशन आती है, इसको आप याद कर लें। अच्छा, वो क्या है? elements which have at least one of its stable oxidation state with incomplete d orbital। अच्छा, इसके अंदर एक देखो, ये जो है ना, वन ऑफ इट्स स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एलिमेंट्स which have at least one of its stable oxidation state with incomplete d orbital। ठीक है, इसके अंदर जो की पॉइंट है ना, वो ये है, एलिमेंट की के अंदर नहीं होना चाहिए। लोग इसको गलत रीड करते हैं ना, वो ये रीड करते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज व्हिच आर इनकम्प्लीट d orbitals। पर ट्रांजिशन एलिमेंट का इनकम्प्लीट d orbital नहीं होगा, व्हिच हैव एट लीस्ट वन ऑफ इट्स स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, ये जो वन ऑफ इट्स स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, एलिमेंट्स व्हिच हैव एट लीस्ट वन ऑफ इट्स स्टेबल आयंस। ठीक है, ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को और स्टेबल आयंस भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो मैं एग्जांपल देता हूं। ये सबसे रेलेवेंट एग्जांपल है क्योंकि आप लोगों ने ये बहुत सुना हुआ है। देखो, Fe is a transition element। ठीक है, फॉर श्योर। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट, और उसकी वजह ये नहीं है कि Fe के अंदर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है। आयरन को नहीं देखना। ठीक है, आयरन के अंदर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट विद 2 मोस्ट स्टेबल oxidation states in compounds। सर, इसकी दो तुम लोगों ने कितनी दफा सुनी होंगी, इसकी ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन कंपाउंड, दैट इज Fe2+ एंड Fe3+। ठीक है,
So is a transition element with most stable oxidation states in compound, that is Fe2 plus, having incomplete d orbital. ठीक है, having incomplete d orbital. अभी बना के आपको दिखाते हैं incomplete d orbital. तो इसमें बच्चों जो की पॉइंट है ना, वो की पॉइंट ये है कि आपने ट्रांजिशन एलिमेंट को नहीं देखना, आपने उसके ऐसे आइन को देखना है जो स्टेबल हो। अच्छा, आप कहेंगे सर स्टेबल आइंस का क्या मतलब है? तो बहुत सारे ऐसे आइंस होते हैं जो बन तो जाते हैं बट उनका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना जो है ना वो फिजिबल नहीं होता, यानी वो फौरन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर देते हैं। आप उन्हें एनर्जी देके बना तो लेंगे लेकिन वो स्टेबल आइंस नहीं होते हैं। ठीक है, सो इसीलिए हम ये कहते हैं कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स कुछ होती हैं और कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है कौन सी नहीं है? तो वो मैं आप लोगों को एक अभी एक टेबल बनवा दूंगा, एक तरीके से डायग्राम बनवा दूंगा और उसके अंदर जो आपको मैं स्टेबल लिखवाऊंगा उसको फिर आप एक तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना इनके स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, तो हम ये कहते हैं दे फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स। और स्टेबल कंपाउंड्स का मतलब होता है जो एनर्जेटिकली फेवरेबल होते हैं, दे कैन, जब वो बनते हैं तो एनर्जेटिकली फेवरेबल रिएक्शंस के रिजल्ट में बनते हैं। ठीक है, चलो अभी हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है सर? अब जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, Fe दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग याद रखो कि पहले मैं लिख रहा हूँ Fe की, फिर मैं लिखूंगा Fe2+ की और 3+ की। अच्छा, Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? देखो Fe की होती है आर्गन। अच्छा, आर्गन आपको पता है ना, अब वो हम जिनको नहीं पता बस वो याद रखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तक का आप आर्गन लिख सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर एवरीबॉडी नोज इट। अब हमने आयरन की अभी पीछे लिखी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी है 4s2 3d1। नाउ 4s2 3d1 बच्चों ये तुम लोगों को एएस में भी सिखाया गया होगा। व्हेन यू नहीं सॉरी, ये आयरन की नहीं, ये तो स्कैंडियम की लिखी थी। आयरन के तो 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3d1 नहीं होगा। आयरन के अंदर आर्गन तक 18, 4s2 20 और उसके बाद 6। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन। अब आयरन 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? देखो आयरन 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तुम लोग लिखोगे तो वो क्या होगी? आर्गन। बच्चों जिनको बात याद नहीं है, ओ लेवल से एएस से बच्चों को सिखाते हैं कि व्हेन यू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स तो आप हमेशा पहले हायर शेल का इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो 4s में से पहले निकलेंगे। ठीक है, तो इसकी हो जाएगी 3d6 ना। 3d6 का मतलब ये हुआ कि इसका जो d ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीट है। आप ये देखें 3d6 का मतलब है इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल सर ये d ऑर्बिटल कंप्लीट होता अगर ये 3d10 होता। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल, हेंस आयरन इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा, कोई एक भी उसकी ऐसी स्टेबल हो ना, कोई एक भी स्टेट ऐसी हो जिसके अंदर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल हो तो वो ट्रांजिशन के लिए क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल में अच्छा हम कहते हैं Ni2+ is a stable
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल। बहुत सारे कंपाउंड्स के अंदर आप देखेंगे कि आपको निकल की Na2+ की ऑक्सीडेशन स्टेट नजर आएगी। इट्स वन ऑफ द कॉमन एंड वन ऑफ द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब इसके अंदर भी देखो अब निकल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे, निकल के अंदर होते हैं 28 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो निकल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाएंगे तो वो होगा आर्गन, फिर 4s2 3d8। लेकिन जब आप निकल 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो प्लीज याद रखिएगा, आप पहले इलेक्ट्रॉन निकालते हैं 4s में से और फिर 3d में से। तो जब आप 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, ये बचेगा 3d8, ठीक है। व्हेन जब 3d8 बचेगा तो वंस इन इनकम्प्लीट ऑर्बिटल दैट qualifies it to be a transition element, incomplete d orbital। समझ में आया? सबको क्लियर है? ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो। इस रो में पीरियड 3 में, ठीक है, ये जो पीरियड 3 डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, पीरियड 3 डी ब्लॉक एलिमेंट्स या इन पीरियड 3 डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये जो अभी मैंने लिखे थे स्कैंडियम से लेके जिंक, इनकी बात कर रहा हूं। इसमें स्कैंडियम और जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं बट दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स स्कैंडियम एंड जिंक Zn आर नॉट, ये मैं जरा इसको बोल्ड करके लिख दूं, आर नॉट ट्रांजिशन elements, they are not transition elements, they are d block elements but they are not transition elements। अच्छा, रीजन सिंपल है, जो डेफिनेशन है वही रीजन है। बाय डेफिनेशन ये कहती है कि दे शुड हैव एटलीस्ट वन ऑफ इट्स स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट विद इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल। तो अब इसका रीजन क्या है? both have only, both show only one stable ऑक्सीडेशन। अच्छा यार, मैं ऑक्सीडेशन स्टेट का शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज स्कैंडियम की द ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट जो स्कैंडियम शो करता है इज 3+, और जिंक की जो है वो Zn2+। तो जब आप स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप देखेंगे, देखो स्कैंडियम की तो अभी हमने पीछे भी लिखी थी ना आर्गन। अभी अगर मैं सिर्फ स्कैंडियम की लिखूं तो वो है 4s2 3d, अभी देखो हमने पीछे लिखा था 3d3, 4s2 3d1 1 1 1, 21 इलेक्ट्रॉन है ना, 3d1 1 सॉरी 21 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब आप इसमें से स्कैंडियम 3+ बनाएंगे तो स्कैंडियम 3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाहिर है क्या होगी सर इसमें से? अच्छा, पहले हमेशा मैं बता रहा हूं आपको, पहले इलेक्ट्रॉन निकलते हैं 4s से, फिर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं 3d से। तो हमेशा याद रखो, जब आप उसकी आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, तो मैं तो बच्चों से कहता हूँ आप उसको उल्टा करके लिख लें, आप 3d पहले लिख लें 4s बाद में लिख लें, ठीक है, ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसमें से 3d में से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 3d में से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये बन जाएगा 3d0, और 4s में से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये बन जाएगा 4s0। सर ये जो इसका d ऑर्बिटल है ना स्कैंडियम 3+ के अंदर, ना दिस इज एन एम्प्टी d ऑर्बिटल, ठीक है, नॉट इनकम्प्लीट, d ऑर्बिटल इज एम्प्टी। अब आप कहेंगे सर ये क्यों ट्रांजिशन नहीं है? नॉट इनकम्प्लीट,
ठीक है, ये एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, ये इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल नहीं है। अच्छा, इसी तरह जिंक को देखो। अब जिंक जिंक के अंदर होता है आर्गन, 30 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिंक। तो ये हो जाएगा 4s2 3d10, 4s2 3d10। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जिंक की। अब जिंक 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब तुम लोग लिखोगे तो वो होगा आर्गन। अब दो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना वो 4s में से निकलेंगे, तो ये हो जाएगा 3d10 आर्गन 3d10। सर ये जो है ये कंप्लीट डी ऑर्बिटल है। ठीक है, ये कंप्लीट डी ऑर्बिटल है। सो ये दोनों ही जो अपनी वाहिद ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उसके अंदर ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं, वो हम ये नहीं कह सकते कि इनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है। ठीक है, सबको बात समझ में आ रही है? चलो, ये बात हो गई। अब जरा कुछ पहले टिपिकल देखो, ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स होते हैं मोस्टली आर टिपिकल मेटल्स। तो हम एक ये जुमला कहते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो टिपिकल मेटल प्रॉपर्टीज। टिपिकल मेटल प्रॉपर्टीज। अच्छा, वो टिपिकल मेटल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? एग्जाम्पल, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, लाइक यूजुअली मेटल्स के होते हैं। मैलिएबल एंड डक्टाइल ऑफ कोर्स। ठीक है, फिर उसके बाद like most metals, they are good conductors, good electrical and thermal conductors. ठीक है, हीट के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो ये तो हो गया ना इसकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। अच्छा, अब जरा आप लोगों को बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हमें करना है, वो होता है कंपैरिजन विद कैल्शियम। अच्छा, अब बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं सर कैल्शियम से ही कंपैरिजन आप क्यों कर रहे हैं? कैल्शियम से इसलिए कंपैरिजन है क्योंकि कैल्शियम इसका बिल्कुल नेक्स्ट नेबर है। आप अगर देखें ना, कैल्शियम इसका बिल्कुल इमीडिएट पड़ोसी है। तो अब जरा हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन विद एस ब्लॉक एलिमेंट, एग्जाम्पल कैल्शियम। ठीक है, और ये समझें हमें सिलेबस ने भी यही कहा हुआ है कि आप इससे कंपैरिजन करें। अच्छा, जहन में रहे कि कैल्शियम का अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो अभी खैर चलो कैल्शियम के बारे में भी अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, बट फिलहाल हमें इसको कंपेयर करना है विद दिस थिंग। ठीक है, अच्छा चलें अभी जरा देखते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरा आप लोगों से है कि आप मुझे सजेस्ट करें कि इसका जो यूजुअली मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा
वो कैल्शियम से ज्यादा होगा या आपके ख्याल में वो कैल्शियम से कम होगा? और जो भी वजह आप बताएंगे आपको मुझे लाइक एज इन एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सर ये ऐसा होगा तो क्यों होगा। सो फर्स्ट एक्सप्लेन करो। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारे ख्याल में इसका ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑन एवरेज, जाहिर है जरा आप एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, बट ऑन एवरेज आपके ख्याल में इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या ज्यादा होगा कैल्शियम के कंपैरिजन में? कम ऑन। अनम्यूट करके आप लोग जवाब दे सकते हैं इफ यू वांट टू। किसी को भी नहीं आइडिया? चलो, सबसे पहले तो देखो, अगर एटॉमिक रेडियस का पता चल जाएगा ना आपको, तो आप लोगों को बाकी चीजों का खुद ब खुद ही आइडिया होने लगेगा। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस। सर एटॉमिक रेडियस जो है वो कैल्शियम का, ऑफ कैल्शियम इज लार्जर देन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है ना। उसकी वजह यह है, तुम्हें पता है कि जैसे जैसे आप आगे जाते हैं, सो नेट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो ड्यू टू, या तो किसी भी आपने ड्यू टू इंक्रीज इन नेट न्यूक्लियर चार्ज। ये तो आप एएस में जब आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में ट्रेंड्स पढ़कर आए थे, तो वहां पर भी आपने पढ़ा था नहीं है कि नेट न्यूक्लियर चार्ज अक्रॉस द पीरियड बढ़ता है, तो इसलिए ये आपका इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है। अच्छा, अगला है, एक मिनट देना बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट है आयनिक रेडियस। अच्छा, सेकंड है, अगर मैं कहूँ आयनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस में, अच्छा, आयनिक रेडियस, और यहाँ पर हम ये करते हैं कि हम, क्योंकि उनका अलग अलग होता है ना रेडियस, इसमें चार्ज प्लस टू का कंपैरिजन करते हैं। अच्छा जी, आयनिक रेडियस किसका आपके ख्याल में बड़ा होगा और क्यों? ये तो कॉमन सेंस है, बिल्कुल बेसिक। कैल्शियम का आयनिक रेडियस लार्जर होगा किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट से। सेम रीजन, ठीक है, रीजन एग्जैक्टली सेम, कि उसका जो नेट न्यूक्लियर चार्ज होगा वो बड़ा होगा। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे आ जाइए, डेंसिटी। देखो ये डेंसिटी जो है ना, ये बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो डेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड है डेंसिटी। अच्छा भाई, डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? डेंसिटी ऑफ, क्या ख्याल है जी, डेंसिटी आपके ख्याल में किसकी ज्यादा होगी और क्यों? थोड़ा सा जरा अपना इनपुट भी देना आप लोग। डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? कम ऑन गाइस, ऑफ calcium is lesser than transition elements। यार ये तो बहुत ही आसान था, ये तो कोई भी गैस कर सकता था।
सो डेंसिटी इसलिए इनकी ज्यादा बेहतर होगी, ज्यादा लार्जर होगी, क्योंकि मास भी बढ़ता है अक्रॉस द पीरियड और क्योंकि रेडियस डिक्रीज होता है, ठीक है। सो इनका वजह रीजन दे हैव, इनका मास बड़ा होता है और इनका रेडियस या वॉल्यूम छोटा होता है। तो द mass is greater and radius or volume is smaller, ठीक है। और डेंसिटी जाहिर है तुम्हें पता है मास अपॉन वॉल्यूम है। तो एक्चुअली इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ज्यादा होता है, सिंपल एज दैट, ठीक है। अच्छा फिर आ जाइए मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा मेल्टिंग पॉइंट नहीं लिखा ना मैंने। अच्छा अब आ जाए, फोर्थ पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। ऑफ कोर्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट ऑन एवरेज बड़ा होता है कंपेयर टू दिस, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। अच्छा हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल्स भी इनको कहते हैं, और इनकी वजह होती है स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड कंपेयर टू कैल्शियम। दे आर स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड। अब आप कहेंगे सर इसके अंदर स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड क्यों होता है? इसके अंदर ना नंबर ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और चार्ज देखो ड्यू टू, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड क्यों होता है। दिस इज बिकॉज बोथ 4s and 3d electrons can delocalize। देखो किसी भी और एलिमेंट के अंदर क्या होता है, सिर्फ उसके आउटर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स वो डिलोकलाइज हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर 4s के साथ साथ 3d के इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर आ जाते हैं। अच्छा अभी हम इस पर डिटेल में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि इसके अंदर 4s और 3d दोनों के इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इसकी पूरी अभी आपको साइंस एक्सप्लेन करेंगे, बट लॉजिक याद रखो, बोथ 4s and 3d इलेक्ट्रॉन्स कैन delocalize, ठीक है, प्रोड्यूसिंग एक एक हाई, जिसे कहते हैं उसकी जो इलेक्ट्रॉन, ये जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है या जो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट हम ये कहते हैं तो प्रोड्यूसिंग इसका जो वो जो क्लाउड या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रोड्यूसिंग, ठीक है, अ लार्ज क्लाउड और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड पॉजिटिवली आ जाए, क्लाउड और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो बच्चों ये वजह होती है कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना इनका वो कैल्शियम से ज्यादा होता है। अच्छा जी अब आगे चलते हैं। अब आखिरी चीज है आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड तो हम पढ़ कर आए हैं ना एएस में। फोर्थ है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप एक्सपेक्ट करेंगे
कौन सा नंबर है भाई? 1 2 3, ये 4, ये 5। सो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमें पता है, जैसे अक्रॉस द पीरियड का एक ट्रेंड है ना कि फर्स्ट आयनाइजेशन जो इंक्रीज होती है, सो ऑफ कैल्शियम जाहिर है इज लेस देन ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये तो नॉर्मली ट्रेंड है ना, आपको पता है अक्रॉस द पीरियड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो आप पढ़ कर आए हैं। तो रीजन वही है ना, इंक्रीज इन द नेट न्यूक्लियर चार्ज, तो ड्यू टू increase in net nuclear charge in net nuclear charge। जाहिर है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियस का पुल, नेट न्यूक्लियर पुल बढ़ता जाता है। चलो अब एक आखिरी रह गया, वो है इसकी कंडक्टिविटी। 6th इज कंडक्टिविटी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी, इसके बारे में क्या ख्याल है? कंडक्टिविटी किसकी बेटर है और क्यों? इंटरेस्टिंगली कंडक्टिविटी कैल्शियम की बेटर है ऑन एवरेज। देखो, आप किसी एक पर्टिकुलर से कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर मसला ये है कि आप देखें ना, इसके अंदर जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसके अंदर कोई एक एलिमेंट नहीं है ना, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स है, तो हम एक ज़रा एवरेज ही बात करेंगे ना। इसमें टाइटेनियम भी है, वेनेडियम भी है, क्रोमियम भी है, मैग्नीज भी है, अब सबकी अलग अलग होगी। आयरन भी है, कॉपर भी नजर आ रहा है आपको। तो आप तो अगर किसी एक से कंपेयर करें वो एक अलग बात है, अभी हम एक जनरल कंपैरिजन कर रहे हैं इनका सबसे। तो जनरली जो कंपैरिजन जब आप करते हैं ना, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम, ठीक है, इज ग्रेटर देन या बेटर देन कंडक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, कैल्शियम इज अ बेटर कंडक्टर देन ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा, अब सर ये ऑन एवरेज मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप किसी एक को उठा के कंपैरिजन करेंगे तो फिर वो एक अलग बात है। ठीक है, ये इन इन जनरल बात हो रही है, इन जनरल। अच्छा, ये कुछ लोगों के लिए जाहिर है सुनना भी बड़ा शॉकिंग होता है, क्योंकि उस लिस्ट के अंदर आपको कॉपर नजर आ रहा होता है। सर अब इसकी लॉजिक है ना, देखो, कैल्शियम का मेटालिक बॉन्ड वीक होता है, और अभी पीछे हमने लिखा है इनका स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होता है। जब स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होता है ना, तो जो मूवमेंट ऑफ आइंस होती है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है ना, वो स्लो हो जाती है, क्योंकि द आइंस, जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है, जो आइंस होते हैं ना, वो दे आर बीइंग पुल्ड, दे पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट, सो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज स्लो। ठीक है, अच्छा, तो इसकी वजह बड़ी सिंपल सी है। अगर आपसे पूछा जाएगा यार ये बेटर कंडक्टर क्यों होता है, ठीक है, ड्यू टू strong metallic bonds, the movement of delocalized electrons is relatively slow। ठीक है, तो ये वजह होती है, हम ये कहते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी ये थोड़ी सी जरा डिफरेंट होती है। चलें बच्चों, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई इन कंपैरिजन टू कैल्शियम। अब इसके अंदर एक कंपैरिजन हमें और भी करना है, इनके अपने अंदर भी कुछ ट्रेंड्स हैं, जरा वो भी मुझे आपको वो भी बता दूं कि अपने अंदर के ट्रेंड्स कैसे हैं। यानी एक्चुअली स्कैंडियम तो ट्रांजिशन नहीं है, तो मैं ट्रांजिशन को जब मैं बात करता हूँ तो टाइटेनियम से कॉपर तक की बात करता हूँ।
ठीक है। तो इसके अपने अंदर के भी कुछ ट्रेंड्स हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं, उसके बाद फिर हम लोग इसके जो है ना वो दूसरे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह वो सारी वजहें भी हम इसकी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब जरा आप एक चीज समझें कि अगर आप लोग अक्रॉस द पीरियड एएस में आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करते थे, तो मैं आप लोगों को याद दिलाने के लिए बस बता रहा हूँ, ये वापस नहीं लिखवा रहा। किसी भी और पीरियड के अंदर हम ये कहते थे कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती थी, याद करो, ठीक है। लेकिन अब जरा ये ट्रेंड्स इन ट्रांजिशन एलिमेंट देखो, इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, इट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। समझो ये टाइटेनियम से लेके आप अगर आगे बढ़ें टिल कॉपर, तो हम ये कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी रिमेन्स इनवेरिएंट, ठीक है। अच्छा, मैं ब्रैकेट में जरूर लिखता हूँ ऑलमोस्ट, एक बिल्कुल परफेक्ट ऐसा नहीं होता कि जरा सी चेंज नहीं होती, ये थोड़ी फ्लक्चुएट करती रहती है, बट हम इसको इन थ्योरी कहते हैं ऑलमोस्ट कांस्टेंट और अनचेंज्ड। ठीक है, ये आपका पीरियड 3 है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्रांजिशन का जो रीजन है। पीरियड 3 कह रहा हूँ, पीरियड 4 है ये। अच्छा, एक चीज मैं याद दिला दूं, हमने recall from AS chemistry that in period 2 and 3, period 3, which do not contain transition elements, जिसमें बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते थे, उसमें क्या होता था, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी increases across the period। अच्छा, वो बीच में दो जगह डिप भी आता था, अगर आपको याद हो। So recall from AS chemistry that in period 2 and period 3 which do not contain transition elements, ठीक है, हम ये कह रहे हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। अगर आप लोगों को वो कुछ याद हो इसका, जाके देख लीजिएगा, आई एम प्रीटी श्योर सबको याद ही होगा यार। लेकिन बच्चों ट्रांजिशन में ऐसा नहीं होता। ट्रांजिशन के अंदर इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, ये ऑलमोस्ट इनवेरिएंट रहती है। तो अगर आप मुझसे कहेंगे इसका एक स्केच बनाएं आयनाइजेशन एनर्जी अगेंस्ट एटॉमिक नंबर का ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अगेंस्ट एटॉमिक नंबर, तो ट्रांजिशन में इसका जो हम स्केच बनाते हैं ना, ये ऑलमोस्ट इनवेरिएंट आप लोग, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इस तरह से होता रहता है यूं करके। ये आपका टाइटेनियम से लेके कॉपर तक जरा सा ऊपर नीचे होता रहता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती है रेल में, लेकिन आप देखेंगे ये ऑलमोस्ट इनवेरिएंट ही रहता है। ठीक है, अब ये वजह क्या है उसकी, लॉजिक लॉजिक बड़ी सिंपल सी है बच्चों। देखो, इसमें ना क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं इनर शेल के अंदर, तो इसलिए हम ये कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल में इंक्रीज होते हैं ना, तो शील्डिंग इंक्रीज होती है। देखिए मैं आपको जरा एक्सप्लेन करता हूँ।
एक्सप्लेन करते हैं। ये टाइटेनियम है, ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे जाके मैंगनीज है, फिर थोड़ा सा आगे जाके निकल है ना। मैं जरा इनकी एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। इनका जो वो नंबर है, एटॉमिक नंबर है या न्यूक्लियॉन नंबर है, आप यूं समझ लीजिए, न्यूक्लियॉन नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर इसका है 22, इसका है 25, इसका है 28, ठीक है। सो अक्रॉस द पीरियड हम क्या कहते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ठीक। लेकिन जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, अब देखें आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होगी आर्गन, इसमें हम 4s2, ये हो गए 20 इलेक्ट्रॉन, और फिर 3d2। अब मैं हमेशा आपसे ये कहता हूं, एक्चुअली अगर आप देखें तो आप इसको रीअरेंज करके लिख देना, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन निकलने तो 4s से पहले हैं, तो एक्चुअली 3d2 और 4s2 आप इसको यूं करके लिख देना। एक दफा जब 4s भर जाता है ना, देखो जिनको ये बात नहीं पता उनको ये मैं तो बता दूं, ये एएस में बात समझाई जाती है। एक दफा जब 4s फिल हो जाता है ना, तो उसकी एनर्जी 3d से ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से जब तुम इसको लिखोगे ना, तो ये होगा आर्गन। अब आप इसको लिखेंगे 3d5 4s2, इसमें 3d5 है। और जब आप इधर लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे आर्गन, ये हो जाएगा 3d8 4s2। सर क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लोअर थर्ड शेल में इंक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए इसकी शील्डिंग बढ़ती जा रही है। और क्योंकि इसकी शील्डिंग बढ़ती जा रही है, इसलिए इसका जो नेट न्यूक्लियर चार्ज या पुल है ना, वो रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। देखो इसके अंदर इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बस फर्क क्या होता है, बाकी जगहों में शील्डिंग नहीं चेंज होती थी एलिमेंट्स, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, जाहिर है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट nuclear charge increases, but shielding also increases due to increase in electrons. बस ये की पॉइंट है, increases due to increase in electrons in lower third shell. Hence net nuclear charge, net nuclear charge remain unchanged, ठीक है। ये डिफरेंस होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, अनलाइक एनी अदर ग्रुप। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो होता है ना, वो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है, वो तो बाकी इसमें भी बढ़ता था, एएस में भी जब हमने पढ़ा था अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता था, बट उसके अंदर बच्चों शील्डिंग कांस्टेंट रहती थी। आप अपने एएस के नोट्स उठा के देख लें, आपको याद आ जाएगा शील्डिंग वाज कांस्टेंट। ए2 के अंदर अभी ये ट्रांजिशन के अंदर हम एक नई बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो लोअर शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इसमें आउटर शेल की जगह इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा लोअर शेल में होता है, ठीक है। तो इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन्स इन लोअर थर्ड शेल। सो क्योंकि इसका नेट न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम कहते हैं कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज, एंड हेंस जाहिर है जब बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी अनचेंज रहेगी, तो एंड आल्सो सो
एटॉमिक रेडियस, सर इसका मतलब यह हुआ, सो एटॉमिक रेडियस, ठीक है, ऑल्सो रिमेन अनचेंज्ड और कांस्टेंट। तो दो बातें इसके अंदर बस याद रखनी है आपने, अनलाइक एनी अदर पीरियड, ठीक है, अनलाइक एनी अदर पीरियड, इसका अपना ये जो नेट न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, एटॉमिक रेडियस रिमेन्स कांस्टेंट। तो कंक्लूजन लिख देता हूं, कंक्लूजन, कंक्लूजन इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या बोला मैंने, ठीक है, नेट न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज remains constant, उससे एटॉमिक रेडियस, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट, और उससे जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई सबको? चलें, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है, लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ अराउंड 10 मिनट्स, फिर उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे यहीं से, ठीक है, ब्रेक ले लें।